नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्टडी रूम में। मेरा नाम सोनाली है और मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे अध्याय का आज क्या विषय है। हमारा विषय है कि हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ तो क्या होते हैं पदार्थ। तो जैसे हम देख सकते हैं हम लोग जिस पेन से लिख रहे हैं या जिस लैपटॉप से हम पढ़ रहे हैं या जिस नोटबुक पे हम लिखते हैं या जिस कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं वो सब चीजें क्या हैं? वो सब चीजें पदार्थ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग के आसपास जितनी भी चीजें होती हैं हम लोग पदार्थ से ही घिरे हुए होते हैं अपने आसपास। तो हमें इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो यही आता है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ जैसे कि हमने अभी कहा कि जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं या जो हम पेन पकड़ रहे हैं वो सब चीजें हमने पदार्थ में हमने वर्गीकृत करी। पर लेकिन जैसे कि अगर हम कहने लगे कि हमें गुस्सा आता है या हम कहने लगे हमें क्या हो रहा है कि हमारी जो सेंस मतलब स्मेल करने की खुशबू लेने की जो सेंस है या हम कह दें कि हमारे जो विचार हैं क्या वो सब पदार्थ में आते हैं? नहीं, वो पदार्थ में नहीं आते हैं। तो आप इन दोनों में क्या देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर आया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोई भी चीज जिसका कोई द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसका कोई क्या होता है द्रव्यमान होता है, और जो चीज जिसकी कोई आयतन होती है मतलब जो चीज जगह घेरती है उसी को ही क्या कहते हैं हम, उसको हम पदार्थ कहते हैं। आयतन होती है जिसकी और जिसका कोई द्रव्यमान होता है केवल उन्हीं को ही हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जो होती है वो सामग्री से बनी होती है और जिस सामग्री से वो बनी होती है वो सब क्या है, वो पदार्थ होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने उनको नाम क्या दिया है, पदार्थ। तो जैसे जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं ये हवा क्या है, हवा भी पदार्थ है। ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर हो गया, बादल हो गए, तारे हो गए, पौधे एवं पशु हो गए, यहाँ तक कि हम लोग भी जो होते हैं ना हम लोग भी पदार्थ के अंदर ही आते हैं क्योंकि हमारा क्या है, हमारा भी द्रव्यमान है ना। इंसान के अंदर क्या होता है, इंसान के अंदर द्रव्यमान भी होता है और इंसान ना क्या करता है, जगह भी घेरता है, भाई उसकी आयतन भी होती है। तो इंसान भी पदार्थ ही है। ठीक है, तो यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण जो है वो भी सब क्या है, पदार्थ है। तो अब क्या कह सकते हैं कि पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता हो, ठीक है, और जो स्थान घेरता है मतलब जिसकी कोई आयतन होती हो, केवल वो ही चीजें क्या होती हैं, वो पदार्थ में आती हैं। तो भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को पांच मूल कि उन्होंने कहा कि पदार्थ जो है ना वो पांच मूल तत्वों से मिलके बना है। पदार्थ किससे मिलके बना है, उन्होंने क्या कहा, पांच मूल तत्वों से मिलके बना है। आपने सुने होंगे कि हमारे पांच तत्व होते हैं, कौन कौन से, वायु, एक तो होती है वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है, पृथ्वी जिसमें हम जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, अग्नि, अग्नि होती है, ठीक है, फिर उसके बाद जल जिसको हम पीते हैं, और क्या हो गया, आकाश जिसके नीचे हम रहते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये हमारे पांच मूल तत्व होते हैं और ये पदार्थ पदार्थ को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पांच तत्वों में ये पदार्थ का वर्गीकरण हो गया है। ठीक है, तो उनके अनुसार इन्हीं पांच तत्वों से सभी वस्तुएं जो है वो बनी होती हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, चाहे उनमें जान हो या चाहे उनमें जान ना हो। जैसे हम लोग जो है हम भी इन पांच चीजों से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और जो हमारी ये चीज हमने कहा हमारी जो कुर्सी है या हमारी जो बुक है वो भी सब क्या है, इन्हीं पांच चीजों से मिलके बनी हुई है। तो ये वैज्ञानिकों ने ये जो पदार्थ का वर्गीकरण करा इस प्रकार। ठीक है, तो अब एक हमारा एक बुद्धिशीलता प्रश्न आता है कि हमें बताना होगा कि हमें कुछ चार पांच नमूने दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना होगा कि कौन से पदार्थ है और कौन से पदार्थ नहीं है। बस हमें कौन सी बात ध्यान रखनी है, पदार्थ केवल वही चीजें होंगी जिनमें कोई द्रव्यमान होगा, ठीक है, जिनमें क्या होगा, कोई द्रव्यमान होगा, और जिनमें और जो चीज क्या करती है, कोई स्थान घेरेगी, मतलब कोई स्थान घेरती है तो मतलब उनकी कुछ आयतन होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन कौन सी पूछी है। जीप, जैसे जीप हो गई, जीप, गाड़ी, साइकिल, कुछ भी हो गया, ये सब चीजें कहते हैं कि कितनी जगह चाहिए होती है इसको घेरने के लिए और इसमें द्रव्यमान भी होता है, हम लोग इसे उठा थोड़ी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि ये क्या आएगा, ये हमारा पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद गुस्सा,
क्या गुस्सा आपका जो गुस्सा होता है, क्या उसका कोई द्रव्यमान होता है? आपने कहा मेरे को तो 2 किलो गुस्सा आ रहा है, ऐसे कोई कभी बोलते हो आप? नहीं होता ना। या मेरे गुस्से ने इतनी जगह घेरी हुई है, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। तो इसलिए गुस्सा जो है वो पदार्थ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सैंड कैसल जो होता है, सैंड कैसल जो है, देखिए ये रेत से मिलके बना हुआ है। और रेत हमने क्या कहा था, रेत में क्या होता है, रेत में द्रव्यमान भी होता है, और रेत जो होती है वो जगह भी घेरती है, इसलिए क्या होगा, यह भी हमारा एक पदार्थ होगा। उसके अलावा सपने, क्या आपके सपने, फिर से क्या आपके सपने या सोच जो होती है, या जो आप लोग चिंता करते हैं, ये सब क्या जगह घेरते हैं, या उनका कुछ द्रव्यमान होता है? नहीं। तो यह हमारा पदार्थ नहीं है। तो इस प्रकार बस हमें दो ही बात ध्यान रखनी है पदार्थ के लिए, कि कोई चीज पदार्थ है या नहीं है। बस दो ही बातें ध्यान रखनी है, कि एक तो उसका द्रव्यमान होना चाहिए, और एक उसमें क्या होना चाहिए, आयतन होनी चाहिए, मतलब वह कुछ जगह घेरते हुए रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम एक वीडियो देखते हैं और उससे समझते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है या हमारा जो आकाश है वो पदार्थ से कैसे मिलके बना हुआ है। तो देखिए, इसमें दिखाया गया है कि जैसे ये सब जो हमारे आकाश में या हमारे पृथ्वी पर, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है। जैसे हम अणु बोलते हैं, या हमारे जो परमाणु होते हैं, या जो हमारे पत्थर होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो वो सब उनके अंदर क्या है, हमने देखा कि उनके अंदर कुछ कण होते हैं। तो जैसे अग्नि हो गई, वो अग्नि देखी हमने, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, अभी पृथ्वी देखी थी। वायु जो हो गई हमारी, आकाश जो हो गया, ठीक है। और जल, ये सभी किसमें आए, 5 तत्व होते हैं जो पदार्थ से मिलके बने होते हैं, और इनको पदार्थ बोला गया है। तो यही इस वीडियो में हमें दिखाया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे। हाँ, तो अब देखते हैं हम क्रियाकलाप। यह क्रियाकलाप हमें किस लिए, कि पदार्थ जो है वो प्रकृति में निरंतर हैं या नहीं है। कि जो निरंतर निरंतर मतलब कि पदार्थ जो है वो लगातार होते हैं या नहीं होते हैं, तो हमें उसी का ही एक क्रियाकलाप करना है, ठीक है। निरंतर मतलब क्या हो जाएगा, लगातार, लगातार, ठीक है, लगातार है या नहीं है। तो देखते हैं हमें क्या करना है। हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, 100 ml का एक बीकर लिया, और उसमें क्या कर दिया, यहाँ तक पानी मिला दिया, ठीक है, उस बीकर में। और उस पानी के स्तर पर हमने ये निशान लगा दिया। उसके अंदर फिर हमने नमक घोल दिया, ठीक है। पहले जल लिया, जल के ये कुछ कण हैं, और ये जो कण है वो आवर्धित किए गए जल के कण हो गए, ठीक है। फिर हमने इस जल में नमक मिला दिया। अब ये नमक हमने इस जल में मिला दिया। अब नमक और जल को अच्छी तरीके से हमने क्या किया, कांच की एक छड़ी लेके उसको अच्छी तरीके से मिला दिया। मिलने के बाद हमने देखा जो जल का स्तर था वो तो अभी भी वही का वही है। इसका मतलब क्या होता है, कि जो पदार्थ होते हैं प्रकृति में, उनके अंदर कुछ स्थान होता है, ठीक है। और उन स्थान के बीच में एक दूसरे पदार्थ जो होते हैं वो एक दूसरे के कणों को ले लेते हैं, ठीक है, घेर लेते हैं उसका स्थान। इससे जो दो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो पानी में हमने नमक जो है वो मिला दिया, और नमक ने जो जल के जो स्थान थे, जल के कणों के बीच में जो स्थान थे ना, उनको घेर लिया है, ठीक है। इससे जल की जो है आयतन नहीं बढ़ी, इससे जल की कोई भी आयतन नहीं बढ़ी, कि उसका जो हमारा जो स्तर था वो वही का वही है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, कि पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं है। जब हम पानी में नमक या चीनी घोलते हैं तो नमक और चीनी के कण पानी के कणों के बीच की जगह में मिल जाते हैं बस, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ जो है वो कणों से बना है, ठीक है। पदार्थ तो कणों से मिलके बना हुआ है, पदार्थ के अंदर कण होते हैं। फिर वो हम देखेंगे कि वो कण कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमें बस इतनी बात पता चली है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना हुआ है। अब हम देखते हैं, अब हम दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। पहले वाले से तो हमें ये पता चल गया कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलके बना हुआ है, और उन कणों के बीच में क्या होता है, कुछ स्थान होता है, जिससे जब दो पदार्थ को मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे के कणों को के बीच में जो स्थान होता है उसकी जगह को घेर लेते हैं, और एक दूसरे में आपस में मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल ले लिए, और उसको 100 ml पानी में घोल लिया। इस घोल में से लगभग हमने 10 ml घोल को निकाल दिया, और उसमें फिर से 90 ml जल मिला दिया। इसी प्रकार अब हम उसमें से जो हमने 100 ml अब ये दोबारा से बनाया घोल,
उसमें से फिर 10 ml वाला पोटेशियम परमैंगनेट का घोल निकाल लिया और उसे फिर से 90 ml वाले जल में मिला दिया। इसी प्रकार हमने इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहे। तनुकृत मतलब इसको हल्का करते रहे। इसमें क्या कर दिया हमने, पानी की जो मात्रा है वो बढ़ाते गए और जो हमारी विलय की मात्रा है वो कम करते गए। ठीक है, बस उसका क्या हो गया, डाइल्यूशन। तनुकृत का मतलब क्या हो गया, उसकी सांद्रता को घटाते चले गए। ठीक है, तो देखिए 100 ml जल लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। अब इसमें से 10 ml लिया और उसको फिर से 90 ml पानी में डाल दिया। फिर इसमें से 10 ml लिया, फिर इसको 90 ml पानी में डाल दिया। फिर 10 ml लिया, 90 ml पानी में डाल दिया। तो देखिए इसका जो कलर है, रंग जो है वो हल्का होता जा रहा है। देखिए पहले थोड़ा सा गहरा वाला पिंक था, अब और हल्का हो गया, अब और हल्का हो गया, तो हल्का होता जा रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलता है कि हर तनुकरण के साथ रंग जो है वो हल्का तो हो जाता है लेकिन फिर भी दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं है ना कि सफेद पानी जैसा रंग हो जाए, बिल्कुल रंग हल्का हो रहा है पर दिखाई देता है जरूर। तो इससे पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ एक क्रिस्टल में ही लाखों छोटे छोटे कण जो होते हैं, जो खुद को छोटे छोटे और कणों में विभाजित करते रहते हैं। इसलिए पदार्थ के कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं, वे हमारी कल्पना से बहुत छोटे होते हैं। मतलब हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने छोटे कण होते हैं। ठीक है, अधिकतर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर तक के छोटे कण होते हैं। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, 0.000000000 ऐसे 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 कितनी जीरो, 9 जीरो लगानी पड़ेंगी तब। क्या इतना छोटा हम देख सकते हैं अपनी आंखों से? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए कहा गया है पदार्थ के कण जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें, हमारी कल्पना से भी छोटे होते हैं, हम उन्हें देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चल गया। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया है, अब तक हमने देखा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो होता है केवल उसमें क्या होता है, एक तो उसका द्रव्यमान और जो कोई स्थान घेरता हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पदार्थ के कण जो होते हैं क्या वो निरंतर होते हैं, कि हाँ पदार्थ जो होता है वो प्रकृति में निरंतर होता है, मतलब वो कणों से मिलके बना हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं कि हमारी तो कल्पना से भी बाहर है, हम उनको बिल्कुल नहीं देख सकते। और हमने एक बात और भी देखी कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में कुछ स्थान होता है, और उन स्थानों में यदि हम दूसरे पदार्थ मिलाए जाएं तो उसके कण जो है वो जगह घेर लेते हैं, इससे दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। हमने ये भी देखा। अब हम चलते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है। ठीक है, कि पदार्थ के जो कण है उसके अभिलाक्षणिक गुण क्या है। तो जैसे अब तक हमने देख लिया कि कणों के गुण, अब तक हमने जैसे अभी क्रियाकलाप करे उससे हमने पता चल गया कि एक तो वह बहुत छोटा होता है। ठीक है, आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है, आकार छोटा होता है। उसके बाद हमने देखा कि एक इसके कणों के बीच में क्या होता है, स्थान होता है, कणों के बीच में जगह होती है। ठीक है, कणों के बीच में जगह होती है। ठीक है, स्थान होता है, स्थान होता है। तो हमने ये दो गुण तो देख लिए कण के। अब हम और गुण देखते हैं कि और क्या क्या गुण होते हैं कणों के। तो देखिए पदार्थ के कुछ अभिलाक्षणिक गुण। तो देख, पदार्थ के कणों के बीच में एक तो रिक्त स्थान होता है, देख लिया, खाली स्थान होता है। ठीक है, रिक्त का मतलब क्या हो गया, खाली, खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील का मतलब हमेशा चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं पदार्थ के कण। अभी हमने उस वीडियो में भी देखा जो कण थे वो हमेशा चलते रह रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब पदार्थ के कण जो होता है वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने की वजह से ही हमारा कोई भी पदार्थ जो होता है वो अवस्थाओं में मिलता है। मतलब जैसे ठोस पदार्थ होते हैं, गैस पदार्थ हो गया, तरल पदार्थ हो गया। तो ये अवस्थाएं आई कहाँ से हैं, तो ये अवस्थाएं जो होती हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान है और उनके बीच में जो एक दूसरे को आकर्षित करने का बल है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। मतलब किसके बीच में कितना ज्यादा रिक्त स्थान और किसके बीच में कितना बल है, तो उससे ही हमारे पदार्थ की जो है वो अवस्थाएं बनती हैं। ठीक है, तो हमने 3 गुण देखे पदार्थ के। एक तो रिक्त स्थान होता है, दूसरा हमने देखा कि निरंतर गतिशील होते हैं, और तीसरा हमने क्या देखा कि आकर्षित करते हैं एक दूसरे को।
तो देखिए जैसे हम देख सकते हैं इसमें कि इनके बीच में देखिए कितना खाली स्थान बचा है, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ये रिक्त स्थान। फिर एक दूसरे के देखिए कितने पास होते हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे को ये आकर्षित भी करते हैं। और क्या है, और ये हमेशा निरंतर गतिशील मतलब चलते रहते हैं, एक जगह पर कभी भी नहीं मिलेंगे आपको, निरंतर गतिशील होती है। तो अब हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जैसे आपने देखा होगा जब हम चाय बनाते हैं, या जब हम, आपने देखा होगा सबसे आसान तरीका लेते हैं, सबसे आसान उदाहरण लेते हैं, जैसे आप पानी में, पानी जो होता है उसमें नींबू मिलाते हैं, ठीक है, नींबू आपने पानी में नींबू मिला दिया, नींबू, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जब आप उसको पूरे से घोल देते हैं, नींबू जो है वो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाता है, और हमें पानी में से नींबू का क्या आने लगता है, टेस्ट आने लगता है। तो उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि जो पानी के कण हैं, उनके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था, उन स्थान को नींबू के कणों ने घेर लिया है, जिससे दोनों आपस में अच्छी तरीके से घुल गए हैं। तो इन्हीं स्थान को, इन्हीं रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अंतरा परमाणविक स्थान या अंतरा आणविक स्थान, ठीक है, अंतरा परमाणविक स्थान, ठीक है, मतलब जो परमाणुओं के बीच में स्थान होता है, या अंतरा आणविक स्थान जो अणुओं के बीच में स्थान होता है, ठीक है। तो यही बताया गया है कि जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती हैं, मतलब अच्छे से मिल जाते हैं, उसकी जगह पे घेर लेते हैं। तो यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, ठीक है, क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जो क्या कहलाया जाता है, अंतरा परमाणविक स्थान या अंतरा आणविक स्थान कहलाया जाता है, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं, जो ठोस होते हैं, कोई भी चीज ठोस होती है, यदि हम उसमें कोई दूसरा ठोस मिलाएं तो वो एक दूसरे में मिलते नहीं है, उसे हम ऊपर से क्या है देख सकते हैं अलग अलग। तो उसका मतलब क्या होता है कि ठोस के बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है, स्थान बहुत कम होता है, पर इनके बीच में बल जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए, क्या आप जैसे ये इसके अंदर के कणों के बीच में स्थान दिखाया हुआ है, तो आप क्या देख सकते हैं कोई खाली स्थान नहीं है ना। तो इससे पता चलता है कि ठोस के बीच में जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान, वो बहुत कम होता है, मतलब इतना कम होता है कि वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर जा भी नहीं सकते हैं, केवल वो अपनी जगह पर ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनके बीच में जो अंतर परमाणविक जो स्थान है वो बहुत कम है, द्रव के बीच में थोड़ा सा ज्यादा है, और गैस के बीच में तो बहुत बहुत ज्यादा होता है। तभी आपने देखा होगा कि जो वायु होती है, वायु में कोई भी, जैसे हमारे जो इतनी सारी गैसें निकलती हैं, जैसे कोई हमारी मोटरसाइकिल चल रही है, उसमें से जो धुआं निकलता है वो भी जाके वायु में मिल जाता है, अगरबत्ती जला रहे हैं वो भी जाके वायु में मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, वायु के कणों के बीच में जो अंतर परमाणविक स्थान है वो बहुत ज्यादा है, जिससे कोई भी दूसरे पदार्थ के कण जो है वो उसमें समावेशित हो जाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है। और तापमान के साथ जैसे हम इसका तापमान बढ़ाएंगे, तो उनकी ऊर्जा जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा बढ़ेगी, उनकी जो गतिशीलता है वो भी और ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी गतिशीलता बढ़ेगी, उनके बीच में जो अंतर परमाणविक स्थान है वो और भी ज्यादा बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। तो तापमान के साथ हम कह सकते हैं, तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज, जितना ज्यादा तापमान होगा, अंतरा पर मानविक स्थान जो है वो, मानविक स्थान वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा, स्थान बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, हम ये कह सकते हैं। तो ये देख लिया हमने। उसके बाद अब हम चलते हैं, अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिससे पता चलेगा कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। हमने ये पदार्थ की क्या देखी थी, एक गुण देखा था ना उसके कणों का, तो अब हम देखते हैं कि कैसे, ऐसा कैसे होता है। तो देखिए कि हमने क्या किया, दो पानी के ग्लास ले लिए, ठीक है, जिनमें दोनों में ही क्या ले लिया, पानी के ग्लास ले लिए। पहले वाले बीकर में हमने एक स्याही मिला दी नीले रंग की, और दूसरे वाले बीकर में हमने शहद मिला दिया, और इसे हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिसमें स्याही मिलाई थी, थोड़ी देर बाद ये स्याही जो है, पानी जो है वो पूरा नीला हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से नीला हो जाता है। पर जो शहद जब मिलाया, शहद को थोड़ी टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है पानी में मिलने में।
तो इससे पता चलता है कि जो इससे क्या पता चलता है, इससे यह हम निरीक्षण निकालते हैं कि स्याही कुछ ही मिनटों में पानी में समान रूप से फैल जाएगी, जिसमें पानी नीला रंग हो जाता है, जबकि जो शहद होता है वो पूरी तरह से फैलने में कुछ घंटे लगाते हैं। तो पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं, वे कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें जाकर ऐसा करते हैं। इसलिए पदार्थ के कण जो है वो लगातार गतिमान होते हैं, मतलब हमेशा चलते फिरते रहते हैं, मतलब हमेशा चलते रहेंगे, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे ऐसे जो होते हैं वो चलते रहेंगे। तो ये तो गैस में होता है, ठीक है, ऐसा तो गैस में होता है। यदि हम ठोस की बात करें ना, तो ठोस के जो कण होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब उनके बीच में जो हमारा अंतर परमाणविक स्थान होता है वो बहुत कम होता है, आपने देखा था। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी जगह पर ही ऐसे हिलते रहेंगे, मतलब ऐसे 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 अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होते रहेंगे, ठीक है, पर हो तो रहे हैं ना, निरंतर गतिमान तो है ना उनके बीच में भी। तो उससे पता चलता है कि उनके पास क्या होती है, उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है, जिससे वो हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा गतिमान में रहते हैं, निरंतर गतिमान में होते हैं, ठीक है। तो इससे एक और नई बात पता चली कि जो कणों के पास क्या होती है, कणों के पास हमेशा एक गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा के साथ जो कण होते हैं वो हमेशा एक निरंतर गतिमान या गतिशील के साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप से हमें यह बात पता चली। अब हम एक और क्रियाकलाप करते हैं अगरबत्ती के साथ। आपने देखा होगा क्या है, कोई अगरबत्ती लिया आपने, उस अगरबत्ती को बिना जलाए अगर आपको उसकी स्मेल लेनी है, उसकी गंध लेनी है, उसकी खुशबू लेनी है, तो आपको उसको उसके पास जाकर ही उसको सूंघना पड़ेगा, ठीक है। पर यदि आप उस अगरबत्ती को जला देते हैं, तो जैसे आप मंदिर में अगरबत्ती जलाओगे ना, तो आपको पूरे घर में उसकी गंध जो होती है, गंध जो होती है वो आपको उसके पूरे घर में दिखाई देती है, मतलब सूंघ सकते हैं आप उसको कहीं पर भी बैठे हुए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है जैसे ही आपने उस अगरबत्ती को जलाया, तो उसमें से जो गैस निकली, उस गैस में, ठीक है, उसमें से जो गैस निकल रही है, मतलब उस अगरबत्ती के जो कण हैं वो हमारी वायु के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें जाके आपस में मिल जाती है। तो इसलिए वे जो कण जब मिल जाते हैं वायु के साथ, तो वह वायु जब हम कहीं पर भी घर में बैठ के उसको गंध लेते हैं, तो वह उसमें अगरबत्ती की जो गंध आती है हमें दिखती है, ठीक है। तो यही बताया है इसमें, तो कि जब अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है तो हमें उसके और करीब जाना पड़ता है, लेकिन अगरबत्ती जलाने के बाद हम दूर बैठे ही उसे सूंघते हैं, मतलब उसकी गंध जो है वो दूर बैठे ही हमें आ जाती है। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिमान होते हैं, एक तो पता चल गया कि निरंतर गतिमान रहते हैं, और गैसें जो होती हैं वो विस्तरण गुण प्रदर्शित करती हैं। तो कौन सा गुण हो गई गैस के अंदर, विस्तरण गुण। विस्तरण गुण का मतलब क्या होता है, जो आपस में एक दूसरे के कणों में एकदम से घुल जाती है, ठीक है, मतलब डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। ये जो इसी को ही बोला जाता है कि एक कोने में रखी किसी भी गैस को वो वायु में मिल गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका विस्तरण हो गया, वो एक दूसरे के पदार्थ में जो है वो घुल जाती है। तो हमने अब कौन सी दूसरी नया गुण देखा, किसका, कणों का। एक तो हमने देखी कि उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, अब देखा कि उनके अंदर गैसों के कणों के अंदर क्या होता है, विस्तरण गुण होता है, ठीक है। गैसों के कणों के अंदर विस्तरण गुण होता है, हमने ये वाली प्रॉपर्टी देख ली है। तो अब हम देखते हैं कि विस्तरण क्या होता है। तो देखिए, पदार्थ के कण जो है वो आपस में मिल जाते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, वे कणों के बीच रिक्त स्थान में प्रवेश करके ऐसा करते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण, जैसे ही हमने पानी लिया, पानी में कोई दूसरा पदार्थ डाला, तो इसके कण जो है वो धीरे धीरे जो है वो पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें घेर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्तरण बोलते हैं। तो दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का अपने आप आपस में मिलने को विस्तरण कहते हैं, जो अपने आप मिल जाते हैं। क्या होता है, दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का अपने आप आपस में मिलने को ही हम क्या बोलते हैं, विस्तरण बोलते हैं उसका, ठीक है। विस्तरण हो गया, ये चीज हो गई। तो विस्तरण समझ आ गया, विस्तरण क्या होता है। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न कि विस्तरण क्यों होता है। तो विस्तरण किस लिए होता है, विस्तरण इसलिए होता है कि दो पदार्थों के बीच में क्या होता है, पदार्थ के बीच में क्या होता है, रिक्त, पदार्थ के कणों के बीच में, कणों के बीच में रिक्त क्या होता है, रिक्त स्थान होता है,
ठीक है, स्थान होता है, जिसकी वजह से दो पदार्थ आपस में इस स्थान को क्या करते हैं, घेर लेते हैं और आपस में ही मिल जाती हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो विसरण किसकी वजह से होता है, एक तो निरंतर गतिमान होते हैं पदार्थ के कण, और निरंतर गतिमान होने की वजह से वो विसरण करते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, निरंतर गतिमान भी होते हैं। ठीक है, गतिमान भी होते हैं, तो जिसकी वजह से वो विसरण करते हैं। ठीक है, तो इन दो गुणों की वजह से पदार्थ के कण जो होते हैं वो विसरण करते हैं। समझ आ गया? तो अब हम देखते हैं कि अब तीसरा हमने गुण देखा था पदार्थ के कणों का, हमने कोड गुण देखा था ना कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये आकर्षित करते हैं। तो अब हम यही देखते हैं कि कैसे। जैसे आपने क्या करेंगे कि एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी की सतह को अपनी उंगलियों से काटने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या करेंगे, जैसे पानी ले लिया, अब इस पानी ले लिया हमने एक कंटेनर में, जैसे यहाँ तक ये पूरा पानी ले लिया थोड़ा सा, अब हम इसको उंगली से इसे काटने की कोशिश करते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम पानी की सतह को काटने में असमर्थ है, मतलब काट नहीं सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, एक बल होता है, यह बल कणों को एक साथ जोड़कर रखता है। ठीक है, एक साथ क्या रखता है, जोड़कर रखता है। तो इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो ये जो आकर्षण बल है जो एक कणों को एक दूसरे से आकर्षित करता है, ठीक है, जोड़कर रखता है, तो इसका जो सामर्थ्य होता है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, सामर्थ्य, वो प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते होंगे कोई ठोस होता है, ठोस के बीच में जो अंतर परमाणविक जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है, और उनके बीच में जो ये आकर्षण करने वाला जो बल होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा यदि पदार्थ ठोस के ऊपर आप थोड़ा सा भी दबाव डाल दें या उसके ऊपर कुछ क्या करते हैं, हथौड़ा मार दे, तो वो टूटता नहीं है जल्दी से। लोहे के ऊपर हथौड़ा मार के देखिए, कभी टूटता इतनी जल्दी से नहीं टूटता है ना। इसलिए बोलते हैं कि ठोस के बीच में जो आकर्षण बल होता है ठोस के कणों के बीच में, वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कण के बीच इस आकर्षण बल को अंतर परमाणु या अंतर आणविक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना एक प्रश्न। तो देखिए प्रश्न क्या है, तो इसमें कहा गया है कि एक लोहे की कील, ठीक है, हमने एक लोहे की कील ले लिए, फिर एक चाक का एक टुकड़ा चाक ले ली और रबर बैंड ले ली, तो उन्हें हथौड़े से मारकर काटकर या खींचकर कुछ भी तोड़ने का प्रयास करें। तो किस चीज को हम कितनी आसानी से, मतलब आपके विचार में उपरोक्त जो हमारे तीन पदार्थ में से किसमें कणों को अधिक बल के साथ एक साथ रखा गया है। तो देखिए जब आप हथौड़े से लोहे को मारेंगे ना, लोहे के ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो जो लोहा है वो टूट थोड़ी जाएगा इतनी जल्दी। ठीक है, पर जैसे ही आप रबर बैंड को खींचते हैं वो टूट जाती है अगर आप थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा दें, और यदि आप जो चाक होती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा जोर लगा दें तो वो भी टूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लोहा होता है, लोहे के कणों के बीच में जो हमारा आकर्षण करने वाला जो बल है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अधिक बल होता है। ठीक है, तो अधिक बल किस पदार्थ में है, लोहे के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद किस में होगा, रबर बैंड के अंदर, और उसके सबसे कम बल किस में होगा, चाक के अंदर। तो बल, केवल एक बल के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज को हम कितने आसानी से तोड़ सकते हैं। तो कणों के बीच में क्या होता है, बल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतरा परमाण्विक या अंतरा आणविक बल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। तो अब देखिए पदार्थ की मैंने आपको क्या विशेषता बताई थी कि पदार्थ को कैसे पहचानना है, कि कोई भी चीज जिसमें या तो द्रव्यमान और वह जगह घेरती हो, मतलब आयतन हो, तो वही हमारी क्या होगी, पदार्थ होगी। तो अब आप देखिए कुर्सी में द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होती है, तो ये होगी। वायु में क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है, वायु हमारे पूरे आकाश को घेरती है ना, तो जगह भी घेरती है, तो वायु हो गई। प्रेम का कोई द्रव्यमान या प्रेम की कोई आयतन होती है, नहीं होती है ना, तो ये हमारा पदार्थ नहीं है। गंध जो होती है, यदि गंध किसी पदार्थ से निकल रही हो, वो हमारा
क्या हो जाएगी, वो तो हमारी पदार्थ हो जाएगी। लेकिन ये गंध जो होती है ये हमें बताया गया, जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल होती है, मतलब हमारी जो सेंस होती है, तो ये पदार्थ में नहीं आएगी। घृणा, घृणा जो होती है, हमें जैसे किसी से नफरत होती है, गुस्सा आता है, वो सब क्या होता है, ये हमारे पदार्थ में नहीं आती है। बादाम, बादाम का आयतन भी होता है और बादाम का द्रव्यमान भी होता है, तो ये पदार्थ में आएगी। विचार पदार्थ में नहीं आएंगे। शीत पदार्थ में नहीं आएगी। ठीक है, नींबू पानी, नींबू पानी का द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होती है, तो पदार्थ में आ जाएगी। इत्र की महक, अब देखिए इत्र की महक जो होती है वो हमारी महक, जिस प्रकार से अगरबत्ती की महक आती थी तो वो एक पदार्थ होता था, इसी तरीके से जो इत्र है, इत्र भी एक पदार्थ है और उसकी महक आती है, तो यह पदार्थ में आएगा। ठीक है, तो बस आपको यही दो बातें ध्यान रखनी है कि पदार्थ की ये विशेषताएं होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर कि इस परीक्षणों के कारण दीजिए कि इसका कारण बताइए। तो हमें बताया है कि गरम गरम खाने की महक कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको करीब जाना पड़ता है। ये हम उदाहरण जो है, ये वाला जो है, ये हम किससे मैच कर सकते हैं, जो हमने अभी अगरबत्ती का उदाहरण देखा था। हमने कहा था यदि हमें ठंडी अगरबत्ती होती है तो उसको तो पास में जाके सूंघना पड़ता है, लेकिन अगर हम अगरबत्ती को जलाने लगे तो दूर बैठे, कहीं घर में आप दूर बैठे हो वहीं तक उसकी गंध आने लगती है। तो इसका इसका क्या कारण था, इसका कारण था कि जो हमारी गर्म खाने से निकलने वाली जो महक है वो एक तरह की गैस होती है, और गैस जो होती है वो वायु के कणों के बीच में जो स्थान होता है उसके कणों में के स्थान में जाकर समावेशित हो जाती है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि वो कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, और क्या करते हैं, वो विसरण हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे में मिल जाते हैं आपस में। तो इसी कारण क्या होता है, गर्म खाने की स्मेल जो है वो हमें दूर तक आ जाती है, क्योंकि जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने की वजह से उसके जो कण होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से उनकी जो गतिशीलता होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि तापमान, तापमान बढ़ाया, तापमान को जैसे ही बढ़ाया, हमारी जो हमारी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी जो निरंतर निरंतर गतिशीलता है, गतिशीलता है वो बढ़ेगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो विसरण है वो भी बढ़ जाता है, विसरण वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हमारे गर्म खाने की महक जो है वो कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है। देखिए, बताइए। तो देखिए इसमें क्या है, हमने देखा कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में क्या होता है, एक आकर्षित बल होता है। ठीक है, आकर्षित ठीक है, आकर्षित बल होता है, और वह बल जो है, वह बल वो कणों को आपस में जोड़कर रखता है, और जिसके बीच में वह बल जितना ज्यादा होगा उसको तोड़ना जो है वो उतना ही मुश्किल होता है। तो ठोस में सबसे ज्यादा बल दिखता है ये, पर लेकिन पानी जो होता है, पानी के बीच में जो बल होता है, पानी एक द्रव है और तरल के बीच में जो बल होता है वो ठोस के तुलना में कम होता है। ठीक है, उनके बीच में रिक्त स्थान भी होता है। पानी जो है वो, उसके जो कण होते हैं वो आपस में इस प्रकार होते हैं। तो देखिए इनके बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है और जो बल होता है वो कम होता है, बल कम होता है। ठीक है, और स्थान जो है वो ज्यादा होता है। तो इस वजह से जो गोताखोर होता है वो जब स्विमिंग पूल में गोते लगाता है तो वो गोतों की उसकी जो बल होता है वो ज्यादा होता है उसका, और पानी का बल कम हो गया, इसलिए वो पानी जो है वो काट पाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि कणों के बीच में क्या होता है, वो एक आकर्षित क्या होता है, बल होता है। ठीक है, तो यह गुण होता है। उसके बाद अब बताइए कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या क्या थी। हमने कितनी सारी विशेषताएं पढ़ ली हैं, सोचिए हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए हमने इसमें पढ़ा कि एक तो होती है कि वो निरंतर गतिशील होते हैं, पहली पढ़ी। ठीक है, निरंतर गतिशील। दूसरे पढ़े कि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरा पढ़ा कि उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में हमने देखा
कि आकर्षण करने वाला बल होता है। फिर निरंतर गतिशील हो गया, गतिज ऊर्जा के साथ निरंतर गतिशीलता दिखाते हैं। और विसरण करने वाली क्या होती है, गुण भी होता है, विसरण करने वाला गुण भी होता है। और उनके कणों का जो आकार होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है कि हम उसे सोच भी नहीं सकते कितना छोटा हो। तो यह सभी क्या होते हैं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि पदार्थ क्या है, ठीक है, पदार्थ जो कौन किस चीज को हम पदार्थ कह सकते हैं और किस चीज को पदार्थ नहीं कह सकते हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या हैं। तो एक तो देखा कि वो निरंतर गतिशील होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, उनके बीच में आकर्षित करने वाला बल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है उनके पास, और विसरण करने का गुण। उन सब के ऊपर हमने कुछ क्रियाकलाएं देखी और उनको समझने की कोशिश की है। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे। अब हम अपने अगले लेक्चर में क्या देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं, और यह जो अवस्थाएं हैं वो किस वजह से आती है। अब आपने देखा होगा कि मैंने कहा था ठोस होता है, ठीक है, द्रव होता है, और कोई चीज क्या होती है, गैस होती है। तो ऐसा क्या गुण होते हैं इनके बीच में, क्या भिन्न होता है, क्या अंतर होता है कि ये अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो अगले लेक्चर में हम यही सब सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।